हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप ट्रेंडिंग जीके। आज के इस वीडियो में 30 जनवरी को एसएससी जीडी के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन यहां अपन एक्स्ट्रा फैक्ट ही देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक से जुड़कर आप वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। और सबसे पहला क्वेश्चन है 2020 समर ओलंपिक में कुल कितने देश शामिल हुए थे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके लिए टेक्स्ट बुक की तरफ से बेहतरीन डील है। टेक्स्ट बुक के प्राइस हैं वो 1 फरवरी से बढ़ने वाले हैं, तो आप समय रहते जो कैंडिडेट न्यू है मॉक टेस्ट से नहीं जुड़े हैं, मॉक टेस्ट में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अभी आपको टेक्स्ट बुक में सबसे लोएस्ट प्राइस में 269 रुपी, साथ ही साथ एक की बजाय 2 वर्ष की वैलिडिटी मिल रही है। टीटीजे के कूपन कोड यूज़ करके ये आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो। इस कूपन कोड के साथ में आपको 31 जनवरी तक ये डील मिल रही है। 1 तारीख से पास की प्राइस बढ़ जाएगी और एक लक्की विनर को यहाँ पर ओवरली 1 घंटे में कोई भी एक लक्की विनर सेलेक्ट हो जाएगा और उनको स्मार्टफोन जीतने का भी मौका है। तो इस अवसर का ज़रूर फायदा उठाइएगा। मॉक टेस्ट लगाने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो पाता है, एक तरीके से एक्सपीरियंस बढ़ता है। मॉक टेस्ट लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट। जो आप मॉक टेस्ट देते हो कहाँ पर गलतियाँ की है, नेक्स्ट मॉक में वो आपकी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक पर सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक पास दे लो, जो चाहिए एग्जाम्स के मॉक टेस्ट दो, कोई भी पाबंदी नहीं है। 640 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट दे सकते हो, वो भी सेम एग्जाम पैटर्न, डैशबोर्ड और इंटरफेस पर आधारित रहते हैं। तो सबसे लोएस्ट प्राइस की डील और सबसे हाईएस्ट वैलिडिटी की डील है, टीटीजी के कूपन कोड के साथ ग्रैब कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं। तो आपको बताना था जो 2020 में समर ओलंपिक हुआ था उसमें कुल कितने देशों ने भाग लिया था। तो इसका सही आंसर आपको करना था 205। अब इस क्वेश्चन से और भी डिटेल देखते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि टोक्यो ओलंपिक कब हुआ था। टोक्यो ओलंपिक ये होना था 2020 में, लेकिन आपको पता होगा कोविड की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। और 2020 में भी ये होना था 24 जुलाई 2020 से 9 अगस्त 2020, लेकिन कोविड की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया। और ये हुआ था 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक। और ये टोक्यो ओलंपिक का 32वां संस्करण था और इसमें 205 देशों के 11,000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और इस खेल में खेले गए थे 33 खेल। अब इस क्वेश्चन से और भी डिटेल देखते हैं। इसका उद्घाटन किया गया था जापान के सम्राट नारुहितो द्वारा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे से याद रखना है। और इसमें मसाल दी थी नाओमी ओसाका ने। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 पदक जीते थे। अब देखते हैं कि 7 पदक कौन कौन से हैं। इसमें एक तो हो जाएगा गोल्ड, 2 जीते थे सिल्वर और 4 जीते थे ब्रॉन्ज। और इस पदक तालिका में भारत का स्थान था 48वां। अब भारत का 48वां था तो पहला, दूसरा, तीसरा भी आपको याद रखना है, ये भी आने वाले शिफ्ट में पूछ सकता है। तो इसमें पहले नंबर पर रहा था अमेरिका, दूसरे नंबर पे था चाइना और तीसरे नंबर पे था जापान। और इसका मेजबान देश भी कौन रहा था? जापान। अब जो 7 पदक जीते हैं उनमें देखते हैं कि सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉन्ज किस किसने जीते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना आपको, नीरज चोपड़ा ने, इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। और इन्होंने जो जेवलिन थ्रो में जीता है, और इन्होंने जो जेवलिन थ्रो किया था वो था 87.58 मीटर का। नेक्स्ट है रवि कुमार दहिया और इन्होंने जीता था सिल्वर मेडल और ये जीता था मेंस फ्री स्टाइल में और ये जीता गया था 57 किलोग्राम बार में। नेक्स्ट है मीराबाई चानू और इन्होंने भी जीता था सिल्वर मेडल। वेट लिफ्टिंग लवलीना बोरगोहेन और इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल और इन्होंने जीता था 64.69 किलोग्राम में। बजरंग पूनिया ने जीता था ब्रॉन्ज मेडल और ये जीता था 65 किलोग्राम बार में। नेक्स्ट है पीवी सिंधु, इन्होंने भी जीता था ब्रॉन्ज मेडल और ये वुमेन सिंगल बैडमिंटन में जीता था। और नेक्स्ट है पुरुष हॉकी टीम, इन्होंने भी जीता था ब्रॉन्ज मेडल। तो इस क्वेश्चन से आपको ये सभी डिटेल याद रखनी है क्योंकि आने वाली एग्जाम में इसको भी पूछा जा सकता है। किस संविधान संशोधन के बाद 6 मौलिक अधिकार बचे। तो आपको बताना था कि कौन सा संविधान संशोधन हुआ था उसके बाद 6 मौलिक अधिकार बचे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन हुआ उसके बाद संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और ये संविधान संशोधन हुआ था 1978 को। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो भारत के संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का जिक्र हुआ है, जो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 32 तक है। अब देखते हैं कि भारत के 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। जो समानता का अधिकार है वो है अनुच्छेद 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 से 24 तक। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28 तक। सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार ये हो जाएगा अनुच्छेद 29 से 30। और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये है अनुच्छेद 32 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए। तो आपको बताना था महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 जनवरी 19
1915 को, और ये आए थे मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर, जबकि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 को। अब ये भी आपको याद रखना है, जब महात्मा गांधी जी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था वो था 1917 में हुआ था, और ये हुआ था बिहार के चंपारण में, जहां उन्होंने नील की खेती करने वालों का मुद्दा उठाया था। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो आपसे पूछा गया था कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो इसका सही आंसर आपको करके आना था चिनाब नदी। चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और ये दो धाराओं से मिलकर बनी है। कौन कौन सी है? एक तो है चंद्र और एक है भागा, इसीलिए चिनाब नदी को बोला जाता है चंद्रभागा नदी। यह नदी पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले 1180 किलोमीटर तक भारत में ही बहती है। अब देखते हैं कि सिंधु नदी की बाएं किनारे से सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो सबसे पहले तो है झेलम, चिनाब, व्यास, सतलज और जास्कर, ये सभी है बाएं किनारे की सहायक नदियाँ। जबकि सिंधु नदी की दाहिने किनारे की सहायक नदियाँ है श्योक, गिलगित और काबुल, ये सभी ये नदियाँ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत का किसके साथ युद्ध हुआ? तो आपको बताना था जो चौथी पंचवर्षीय योजना हुई थी उसमें भारत का किसके साथ युद्ध हुआ था। तो इसका सही आंसर आपको करके आना था पाकिस्तान। चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, और ये हुआ था 1971 में, और इसी युद्ध को बोल सकते हैं बांग्लादेश मुक्ति युद्ध। इस पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, और इनका कार्यकाल था 1969 से लेकर 1974 तक। चौथी पंचवर्षीय योजना के दो प्रमुख उद्देश्य थे। पहला तो था स्थिरता के साथ विकास, और दूसरा था आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि। इसी पंचवर्षीय योजना में 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इस पंचवर्षीय योजना में एक प्रमुख योजना थी, उसका नाम था परिवार नियोजन कार्यक्रम। चौथी पंचवर्षीय योजना एकदम विफल रही थी, क्योंकि इसका जो लक्ष्य रखा गया था वो था 5.7%, लेकिन इसमें प्राप्ति हुई थी 3.3%। ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो आपको बताना था ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम, और भारतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और भारतनाट्यम जो नृत्य है ये भारत का सबसे पुराना नृत्य भी है, और इस नृत्य का दूसरा नाम है सादिर अट्टम। अब देखते हैं कि जो भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है इससे संबंधित नृत्यांगनाएं देख लेते हैं। सबसे पहला तो है जयश्री, चंद्रलेखा, स्वाति महालक्ष्य, पद्म सुब्रमण्यम, कविता सिद्धरानी, मल्लिका साराभाई और कोमल वर्धन, ये सभी नाम आपको याद रखने हैं। नवंबर 2022 में मोदी जी ने किसे राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया था? तो आपको बताना था नवंबर 2022 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसे राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानगढ़ धाम, और ये हो जाए जो ये मानगढ़ धाम है ये है राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में, और इसी को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में हाल में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो आपको बताना था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य भारत का कौन सा है। तो इसका सही आंसर आपको करके आना था बिहार। बिहार की साक्षरता दर भारत में सबसे कम है, और बिहार की कुल साक्षरता दर है 61.80%, और इसमें पुरुष साक्षरता हो जाएगी 71.20%, जबकि महिला साक्षरता है 51.50%। और भारत में अपन देखें सबसे साक्षरता दर अधिक किसकी है, तो ये हो जाएगी केरल राज्य की, और इसकी साक्षरता है 93.91%। अगर अपन ओवरऑल भारत में देखें तो कुल साक्षरता हो जाएगी 74.04%, इसमें पुरुष साक्षरता है 82.14%, जबकि महिला साक्षरता है 65.46%। अब साक्षरता की बात हुई है तो आपको याद रखना है मिजोरम में एक जिला है शेरछिप, इसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है, और इसकी साक्षरता दर है 98.23%। भारत का सबसे कम साक्षर जिला है अलीराजपुर, और ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे अधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप की जो साक्षरता दर है वो है 91.85%। भारत का सबसे कम साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है दादर नागर हवेली, और इसकी साक्षरता दर है 76.24%। तो साक्षरता से संबंधित आपको इतनी डिटेल याद रखनी है। तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? तो आपसे पूछा गया था जो पश्चिम बंगाल राज्य है उसका राज्यपाल कौन है। तो इसका सही आंसर आपको करके आना था जगदीप धनखड़। साथ ही आपको याद रखना है जो श्रीमती सरोजिनी नायडू है वो पश्चिम बंगाल की पहली महिला राज्यपाल भी थी। अब यहाँ पर राज्यपाल की बात हुई है तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जो अनुच्छेद 156 है उसके अनुसार राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और अनुच्छेद 168 में दिया गया है राज्यपाल राज्य का विधानमंडल का एक अंग होता है।
अर्थात विधानमंडल का गठन राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से होता है। संसद के निचले सदन में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? तो आपको बताना था संसद का जो निचला सदन होता है उसमें अधिकतम कितने सदस्य होते हैं। तो इसका सही आंसर आपको करके आना था 552। जो संसद का निचला सदन होता है उसे बोलते हैं लोकसभा, जबकि ऊपरी सदन को बोलते हैं राज्यसभा। अब संसद का निचला सदन होता है लोकसभा और उसमें अधिकतम संख्या होती है 552। अब 552 में से 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए होते हैं, जबकि जो 20 सदस्य होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए होते हैं, और जो 2 सदस्य होते हैं वो होते हैं एंग्लो इंडियन समुदाय को, जो कि राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अब देखते हैं राज्यसभा की सदस्य संख्या। तो राज्यसभा की सदस्य संख्या हो जाएगी 250 और ये दिया गया है अनुच्छेद 80 में। अब 250 में से भी 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जबकि 238 सदस्य हैं वो राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या डिसाइड की गई है 543, जबकि राज्यसभा में डिसाइड की गई है 245। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली उद्योग नीति कब लागू की गई? तो आपसे पूछा गया था जो पहली उद्योग नीति है उसको कब लागू किया गया था। तो पहली उद्योग नीति को लागू किया गया था 1948 में, और इसी उद्योग नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था में घोषित किया। अब तक भारत में 6 औद्योगिक नीति आ चुकी है। तो पहली औद्योगिक नीति आई थी 1948 में, दूसरी आई थी 1956 में, तीसरी आई थी 1977 में, चौथी आई थी 1980 में, पांचवी आई थी 1990 में और छठी आई थी 1991 में। और ये सबसे नई औद्योगिक नीति भी है। तो ये सभी नीति आपको याद रखनी है, आने वाली शिफ्ट में भी पूछा जा सकता है, तो आपको इनको अच्छे से याद रखना है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो आपको बताना था जो रणजी ट्रॉफी है उसका संबंध किस खेल से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिकेट। रणजी ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से, और अब तक रणजी ट्रॉफी सबसे ज़्यादा बार जीती है मुंबई ने, और मुंबई ने जीता है ये 41 बार। साथ ही आपको याद रखना है 86 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो 2020 और 2021 में रणजी ट्रॉफी को रद्द कर दिया गया था, और इसको रद्द किया गया था कोरोना वायरस की वजह से। रणजी ट्रॉफी को जुलाई 1934 में पहली बार आयोजित किया गया था, और इसका पहला मैच खेला गया था 4 नवंबर 1934 को, और यह खेला गया था चेपक स्टेडियम में, और यह मैच हुआ था मद्रास और मैसूर के बीच में। अब देखते हैं कि क्रिकेट से संबंधित कौन कौन सी ट्रॉफियां हैं। सबसे पहले तो है इंडियन प्रीमियर लीग, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, बीसीसीआई कॉरपोरेट ट्रॉफी। तो ये सभी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, आपको अच्छे से याद रखनी है। बाथुकम्मा फेस्टिवल कौन से राज्य से संबंधित है? तो आपको बताना था जो बाथुकम्मा फेस्टिवल है वो कौन से राज्य से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। जो बाथुकम्मा फेस्टिवल है वो तेलंगाना से संबंधित है, और यह त्यौहार महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। दुर्गा नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक बाथुकम्मा मनाया जाता है। अब यहाँ पे बाथुकम्मा शब्द की बात हुई है तो इसका अर्थ देख लेते हैं क्या होता है। बाथुकम्मा का अर्थ होता है देवी का जीवन में आना। अब यहाँ पे तेलंगाना राज्य के फेस्टिवल की बात हुई है तो जितने भी फेस्टिवल वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो है बाथुकम्मा महोत्सव, बोनालू महोत्सव, मेदाराम जत्रा, पेदागट्टू जत्रा, एडुपल्लय जत्रा, सदर महोत्सव। ये सभी है तेलंगाना राज्य के, तो ये सभी महोत्सव आपको याद रखने हैं। हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा वासियों को राजस्थान से कौन सी धातु प्राप्त हुई थी? तो आपको बताना था हड़प्पा सभ्यता में राजस्थान से कौन सी धातु प्राप्त हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा, और तांबा राजस्थान में सबसे ज़्यादा मिलता है खेतड़ी में, और खेतड़ी ये है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सिंधु घाटी सभ्यता को बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता था कांसे का, और कांसा मिलकर बना होता है तांबे और टिन से। हड़प्पा सभ्यता में लोहे का प्रयोग नहीं किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में किसका प्रयोग नहीं किया गया था, तो वो हो जाएगा लोहा। हड़प्पा सभ्यता की तिथि हो जाएगी 2500 से 1700 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता की पहचान की गई थी 1921 में पंजाब में, और पंजाब के भी हड़प्पा क्षेत्र में। जबकि मोहनजोदड़ो की पहचान की गई थी 1922 में, और ये है सिंधु नदी के किनारे पर। 1974 में केरल का नृत्य सम्मान किसे दिया गया? इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था मुझे नहीं मिला, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि ये क्वेश्चन किस टाइप से दिया गया था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और आप लोग कमेंट करके बताना कि मेरे द्वारा जो फैक्ट लिए जा रहे हैं वो आपको पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और आप लोग कमेंट करके। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।